एक्सेलेंट। দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे थे, मतलब मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है परमुटेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये दो टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे वहां भी एक कंसेप्ट काम आता है। और स्टैटिस्टिक्स में जब हम लोग परमुटेशन सॉरी क्या बोलते हैं उसे, प्रोबाबिलिटी, प्रोबाबिलिटी जब पढ़ते हैं तब भी हमारा ये जो है काम में आता है। ठीक है। तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है इंडिविजुअली भी, और कुछ चैप्टर्स इस कंसेप्ट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो फिर पहले हेडिंग कर लेते हैं। आज हम लोग परमुटेशन ही देखेंगे, कॉम्बिनेशन उसके बाद देखेंगे। अच्छा देखो, तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है फंडामेंटल रूल्स। गुड आफ्टरनून अनीता। আমার আওয়াজ আসছে? গুড অনিত, আফটারনুন ম্যাম। ঠিক আছে, আসছে। আওয়াজ আসছে। ঠিক আছে। अच्छा देखो, जस्ट हम लोगों ने शुरू किया, शुरू कुछ भी नहीं किया, वेट ही कर रहे थे। ठीक है। तो ये देखो हम लोग परमुटेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल रूल्स। तो फंडामेंटल रूल्स जो है वो किस चीज पे है? देखो, एक है मल्टीप्लिकेशन रूल्स। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। दूसरा होता है एडिशन रूल्स। पहले हम लोग ये दो रूल्स समझेंगे। और मैथ्स में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग एंड बोलते हैं। ठीक है। अगर कहीं एंड रिलेशन है तो वो मल्टीप्लिकेशन को बताता है, और अगर कहीं प्लस हो रहा है तो वो और रिलेशन है। ठीक है। और होने से जो है ये हमारा प्लस रूल्स को बताता है। ठीक है। तो अब देखो, एक मिनट। हाँ। हम्म, अब देखो ये रूल्स को हम लोग समझते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स और एडिशन रूल्स क्या है। ठीक है। तो मान लो मिस्टर ए है ये। ठीक है। इनको कहीं ट्रेवल करना है, तो मान लेते हैं इनको कोलकाता से, ठीक है, इनको मान लो कोलकाता से कहीं जाना है, तो कहीं पर भी कर देते हैं डेस्टिनेशन। इनको मान लो कोलकाता से जाना है दिल्ली। तो सपोज कि इनके पास
दो ऑप्शन है, ठीक है। इसको ऐसा कर देते, जहां बस ऑप्शन भी फिजिबल है, चलो इसको कर देते, पूरी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास मान लो कोलकाता से पुरी जाने का बस का भी ऑप्शन है, ठीक है, बस में भी जा सकते हैं और चाहे तो ट्रेन में भी जा सकते हैं। तो मान लो कि बस, तीन बस अवेलेबल है और ट्रेन दो अवेलेबल है, और नाम हम कैसे देंगे, तो नाम हम इस तरीके से दे देते हैं, बस वन, बस टू, बस थ्री, ठीक है, बस का नाम हो गया। और ट्रेन वन, ट्रेन टू, ये दो ट्रेन अवेलेबल है, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज मिस्टर ए कैन ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू पुरी, ठीक है। तो इनके पास कितने सारे वेज हैं, ठीक है, मतलब कितने सारे मतलब क्या बोले, मतलब किस तरीके से ये कोलकाता से पुरी जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने सारे वे आउट है इनके पास, तो मुझे ये आंसर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वेज लिख देते हैं, कितने सारे वेज है, बताओ। টু ওয়েজ, মানে বাসের থ্রু বা ট্রেনের থ্রু দুটোতেই। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাট বাস তো আমার একটা নেই না, ট্রেনও আমার একটা নেই। ট্রেনটা হলে 5টা। হুম। तो बस तीन अवेलेबल है, तीनों में से कोई भी बस कर सकते हो, और अगर ट्रेन में जाना चाहते हो तो दो में से कोई भी ट्रेन कर सकते हो, तो टोटल फाइव वे आउट है। अच्छा, तो ये प्लस होने का मतलब क्या हो जाएगा, मैथ्स में ऊपर क्या लिखा है, और, ठीक है। तो क्या ये सब और ऑप्शन है कि नहीं है, बोलो। हम B1 से जा सकते हैं, और B2 और B3 और T1 और T2, तभी जाके ये प्लस हुआ। बाकी तुम लोग आंसर दिए तो उसमें प्लस आ रहा है, फाइव ऑप्शंस बोल दिए, सही है, बट उस और के साथ रिलेट भी कर लो कि प्लस हुआ तो और कनेक्शन है, और क्यों है, क्योंकि कोई भी एक ही ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे ना, मतलब या तो B1 B2 B3 T1 T2, जो पसंद आएगा उसी में जाएंगे। बोलो, इतना बात क्लियर है, হ্যাঁ ম্যাম। समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, অনিতা বুঝতে পেরেছো? हाँ मैम। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, और समझ में आ जाए तो एक बार हाँ ना कर दो, ठीक है। अच्छा, तो देखो, एक्चुअली हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स है किसका, ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव वेज है, बाई बस, जो कि तीन है, और ट्रेन, जो कि दो है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल बोले तो पहला आंसर ठीक है कि हमारे पास बस या ट्रेन, ये दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। तो टू ऑप्शंस, लेकिन अगर नंबर ऑफ बसेस है, नंबर ऑफ ट्रेन्स है, तो हमें उस तरीके से बताना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से फाइव ऑप्शंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा और कब लगता है, सॉरी, प्लस कब होता है, जब हमारा और कनेक्टिविटी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, when two things are alternate and can be done in m comma n ways respectively, total ways equal to m plus n ways,
ठीक है। मतलब बोल रहा है कि व्हेन टू थिंग्स आर ऑल्टरनेट, तो देखो बस या ट्रेन हमारे लिए तो ऑल्टरनेट था ना, या तो बस से चले जाओ या ऑल्टरनेटिवली ट्रेन से चले जाओ। एंड कैन बी डन इन एम कॉमा इन वेज, एम कॉमा इन वेज का मतलब 3 बस 2 ट्रेन, ठीक है। ये एम और इन का मतलब समझा रहे कि एम कॉमा इन का मतलब क्या है, कि अगर वो दो ऑल्टरनेटिव्स के जो ऑप्शंस है वो कुछ एम एन है, तो बस के 3 ऑप्शंस, ट्रेन के 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो टोटल वेज हो जाएगा m प्लस n, अगर वो मेरा दो ऑल्टरनेटिव है, मतलब मेरा दोनों ही एक ही काम करेगा, चाहे हम बस से जाए चाहे हम ट्रेन से जाए, हम पहुंच ही जाएंगे, ठीक है, मेरा डेस्टिनेशन तक हम पहुंच जाएंगे। तो उसको हम लोग ऑल्टरनेट बोलते हैं ना, कि ये करो या वो करो, बात तो बराबर है, तो उसे बोलते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है। कि अगर ये नहीं करोगे तो इस तरीके से करो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसको ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो जब ऑल्टरनेटिव हो जाता है तो फिर हम लोग उसे बोलते हैं कि और ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से वही सेम स्टोरी को बताते हैं। तो मिस्टर ए को कहाँ जाना है, फिर से वही मिस्टर ए का ही बात करते हैं। चलो, मिस्टर ए को जाना है कोलकाता से पुरी। और फिर उनको वापस भी आना है, ठीक है, कोलकाता से पुरी जाना है और रिटर्न करके भी आना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब सुनो, अब इस क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज he can plan his complete जर्नी। तो वो कितने तरह से अपना कंप्लीट जर्नी जर्नी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, रिटर्न में देखो इनके पास क्या ऑप्शन है, जाने का ऑप्शन वही है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो लिया जाने का वही 3 बसेस और 2 ट्रेन है। अब रिटर्न करने के लिए इनके पास क्या सुविधा है, देखो रिटर्न करने के लिए इनके पास बस जो है वो कितने सारे हैं और ट्रेन जो है वो कितने सारे हैं। तो देखो रिटर्न करते वक्त इनके पास ट्रेन एक ही है, इसको हम T3 नाम दे देते हैं, वहां T1 T2 दिया ना, इस वजह से। और यहाँ पर बस का नाम दे देते हैं B4 B5, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 3 तक दिया था तो उसके हिसाब से दे दिया। तो रिटर्न करते वक्त ये ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। तो इनको अगर अपना जर्नी पूरा कंप्लीट तरीके से देखना है कि हम कैसे करके जाए और आए, दोनों चीज देखना, मतलब तुम लोग कहीं जा रहे हो घूमने, तो जाने का टिकट बना लिया मान लो, अब आने का भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट जर्नी। तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन प्लान हिज कंप्लीट जर्नी, तो जाने का जैसे वे आउट था 5, ठीक है, तो जाके आने का कितना सारा वे आउट होगा, बोलो। मैम 8 হবে। 8 होगा, अच्छा कैसे बोलो, मतलब 8 क्यों? তার মানে 3 2 5, তার মানে मतलब যাওয়ার সময় 5টা ওয়ে আউট ছিল, 3টে বাস 2টো हम्म ট্রেন। हम्म আর আসার সময় দুটো 3টে ওয়ে আউট আছে, 2টো বাস 1টা ট্রেন। টোটাল তো 8টা হবে, মানে টোটাল কমপ্লিট জার্নির 8টা। কিন্তু শুধু এরকম ভাবলে হবে না। যেমন তুমি শুধু বাস ট্রেন এরকম ভেবে নিয়েছো, আমাদেরকে একটু অন্যরকম ভাবতে হবে। মানে কম্বিনেশন করে মানে আমি বলতে চাইছি, আমি এই বাসটা আর এই ট্রেনটাতে করতে পারি, বা এই বাসটা এই বাসটা এই বাস এই ট্রেন, এরকম हिंट्स दिलाम, এবার বলো। अब बोलो, मैंने हिंट्स दिया कि क्या आंसर होना चाहिए। नहीं समझ में आया मेरा बात? ম্যাম क्या? যাওয়ার সময় ট্রেন দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হতে পারে, মানে T1 বা T2। তার কিন্তু সাথে কম্বাইন করো। মানে আমি বলতে চাইছি যে তুমি যদি তোমার টিকিট প্ল্যান করো, তোমার কাছেই ধরো এই অপশনটা আছে, ঠিক আছে, তো তুমি ধরো কোনো একটাতে টিকিট কাটো, বলো কোনটাতে যাবে। T1 থেকে ম্যাম টি ওয়ান এর সাথে হয় T3, নাহলে T2 এর সাথে হয় T3। হ্যাঁ, কিন্তু এভাবে। তুমি কি T1 এর সাথে বাসও তো করতে পারো। হ্যাঁ, করতে আমি পারি। ট্রেনে যাব বাসে আসবো সেটাও तो करते पारी, এবার বাসের মধ্যেও তো আমার কাছে দুটো অপশন আছে, B4 B5। तो हमें इस तरीके से कितना सारा होगा वो बनाना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है? হ্যাঁ, হ্যাঁ ম্যাম 15। হতে পারে। हाँ 15 होगा, ठीक है, 15 15 होगा, ये देखो मतलब
हमें ये ऐसे करके एक एक पेयर बनाना चाहिए। जैसे देखो, जब हम लोग जा रहे हैं ये लिख देते हैं जाना और आना, ठीक है। तो जाने के लिए क्या क्या है, B1 B2 B3 T1 T2, और आने का क्या क्या है, B4 B5 T3। तो ये देखो, ये कितना है 5, ये कितना है 3, ठीक है। अब सोचो कैसे करोगे जब टिकट काटोगे, खुद के लिए सोचो ना, कि सोच रहे हो कि B1 से जाएंगे और B4 से आएंगे, ये एक हो सकता है। और क्या हो सकता है, पहले B1 को कंप्लीट करो, B1 के साथ B4 B5 T3, ये 3 हो सकता है। ऐसे करके 15 होना चाहिए। तो वो 15 क्या क्या होगा वो भी देखो, B1 B4 B1 B5 B1 T3, इसके अलावा B2 B4 B2 B5 B2 T3, फिर B3 B4 B3 B5 B3 T3। और क्या होगा, T1 B4 T1 B5 T1 T3 T2 B4 T2 B5 T2 T3, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। तो कितना सारा होना चाहिए, 15। चलो देखते 15 हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोलो समझ में आया कि हम कंप्लीट जर्नी को कैसे करके हम लोग सोच सकते हैं, यस मैम। ठीक है। हाँ मैम। तो 5 × 3 15 हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे यहाँ एंड वाला ऑप्शन हो गया, क्यों देखो, क्योंकि मुझे B एंड B4 चूज करना है, B1 और B4 चूज करना है। अगर हम ये वाला लेते हैं तो एंड हो जा रहा है दोनों में रिलेशन, हम ये नहीं बोल सकते हैं B1 और B4, क्योंकि एक जाने के लिए है, एक आने के लिए है, ठीक है। तो फिर ये दोनों एंड कंडीशन को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इफ both things to be done together, then total ways equal to m cross n ways, ये हो जाएगा। तो यही हम लोग का फंडामेंटल रूल्स था कि मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या है, एंड का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक दूसरे धीरे धीरे दूसरे कंसेप्ट में चलते हैं। तो देखो, हम लोग का ये कंसेप्ट हो गया, यहाँ पर हम दिखाते हैं तुम लोगों को, ये देखो यहाँ पर हम लोग का फंडामेंटल में मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये यहाँ से हम लोग फैक्टोरियल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद तो फैक्टोरियल पढ़ते हैं। देखो फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, मतलब जैसे देखो, प्लस का मतलब ऐसे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऐसे, डिवाइड का मतलब ऐसे, माइनस का मतलब ऐसे, वैसे ही फैक्टोरियल जो मतलब फंक्शन है, ठीक है। तो ये कैसे इसका साइन है, इसका साइन एक तो ऐसे होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाते हैं, या फिर ऐसे भी होता है, जो जैसा यूज करता है, ठीक है। अब दोनों ही पता होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है, मान लो 4 फैक्टोरियल, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी 4 फैक्टोरियल है, ये भी 4 फैक्टोरियल। इसको रीड कैसे करोगे, इसको रीड ऐसे करना है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। अब ये फैक्टोरियल कैसे काम करता है, जैसे 2 + 3 का मतलब 5 होता है, ठीक है। तो वही हम लोग सीखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे काम करता है। तो फैक्टोरियल में जैसे मान लो कि मैंने लिखा, सपोज करो कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमें 5 से स्टार्ट करना है। फैक्टर्स यानी मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करके हमें 1 तक लिखना है। तो 5 के बाद 4, फिर इसके बाद 3,
टू वन, मतलब उल्टा चलना है, जैसे हम लोग नॉर्मली 1 2 3 4 करते हैं ना, बट यहाँ पर जितना फैक्टोरियल होगा उसको हमें वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे 5 फैक्टोरियल तो 5 से स्टार्ट करना है, 5 से कहाँ तक जाना है, 5 से जब तक 1 नहीं मिलता है तब तक मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से। तो इसका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू आता है 120। ये देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 हो जाएगा 120। ठीक है। सेम तरीके से अगर 6 फैक्टोरियल हो तो क्या होता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6, फिर उसके बाद 5 4 3 2 और 1। तो अगर 5 फैक्टोरियल 120 है, 6 फैक्टोरियल कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से लेके 1 तक, तो ये 120 है, तो 120 इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 12 इंटू 6 72 होता है, तो 720। ठीक है। फिर 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 7 6 5 4 3 2 1। तो 7 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा इसमें, 5040। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये लिख तो दिया, अब हमें ये समझना है कि हम लोग 7 फैक्टोरियल को और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो 7 फैक्टोरियल को हम 7 लिख सकते हैं, और ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या इसको हम लोग कुछ एक फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 से लेके 1 तक 6 फैक्टोरियल होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये अगर समझ में आए, मुझे एक चीज बताओ, हम 9 फैक्टोरियल को इस पैटर्न में कैसे लिखें, मतलब एक मल्टीप्लीकेशन और एक फैक्टर में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखने से होगा। मैम 9 इंटू 7 8 इंटू फैक्टोरियल। 7। हाँ 8 इन 9 इंटू, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। हाँ ये लिखना पड़ेगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, अब ये तो समझ में आया, ये उतना अभी तो कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है, वैसे वैसे भी कुछ मुश्किल नहीं होगा, सीखने के ऊपर है हमारा। ये देखो, तो ये 9 फैक्टोरियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी 1 तक तो लिख ही सकते हैं, लेकिन जरूरत पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे इसके फॉर्मूले में चलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 8 हम थोड़ा गैप रख के लिखेंगे, तुम लोग भी लिखो, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है। अच्छा, 8 लिख दिया, 7 को क्या लिख सकते हैं, देखो 7 को हम लोग 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 2। सिमिलर तरीके से ये लिख सकते हैं ना, देखो 7 को 8 माइनस 1, 6 को 8 माइनस 2, 5 को क्या लिख सकते हैं इसी पैटर्न में, बताओ। 8 माइनस 3। 8 माइनस 3। ठीक है। 4 को 8 माइनस, 4 8 माइनस 4 हाँ फिर बटा 8 माइनस 6 है बटा 7। 5 है না, 5 হবে না, 5 6, ও আচ্ছা লাস্ট হ্যাঁ 5। পর্যন্ত বলে, হ্যাঁ লাস্ট পর্যন্ত বলে দিলে 7। আচ্ছা, আমি ভাবছি তার পরেরটা 7 বলে দিয়েছি। अच्छा, तो ये हो गया, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इससे फॉर्मूला समझेंगे, तो देखो अगर मेरा n फैक्टोरियल है, अब फॉर्मूला में जा रहे हैं, n फैक्टोरियल को इस पैटर्न में बता सकते हो, जैसे 8 फैक्टोरियल का स्टार्टिंग 8 था, तो n फैक्टोरियल का स्टार्टिंग क्या हो सकता है, n। n। अच्छा, 8 के बाद 7 को 8 माइनस 1, तो इस पैटर्न में एन वाला बताओ, इस पैटर्न में नहीं, इस पैटर्न में तो बता भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि 8 के बाद 7 होता है, एन के बाद कितना होगा फिर, मतलब कम हो रहा है, ये समझो कि 8 से 7 6 धीरे धीरे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, पहले 1 कम, फिर 2, फिर 3 4 5 ऐसे करके। तो पहले एन, फिर एन से 1 कम, कितना होगा, n माइनस 1। एन माइनस 1। ठीक है, उसके बाद वाला
n-2, n-3, ऐसे n-4। करके चलेगा, हाँ ठीक है, n-4 और n-5 तक लिखते हैं, ठीक है। अब बोलो, ये जब चलेगा तो ये खत्म, देखो यहाँ खत्म कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ तो जब लिखोगे तो n-6 7 लिखते ही जाओगे, लेकिन एंड में मेरा क्या आना चाहिए, चाहे मेरा फैक्टोरियल कुछ भी हो, मेरा एंड डेटा क्या होता है, बोलो। 1। 1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं और इधर 1 लिखते हैं, ठीक है। एंड डेटा 1 होता है, और एंड के आगे वाला हमेशा क्या होगा, चाहे कुछ भी फैक्टोरियल हो। 2। 2। ठीक है, ये तो फिक्स है ना, कि मेरा हाँ। फैक्टोरियल चाहे कुछ भी हो, चाहे 1000 क्यों ना हो, चाहे 5000 हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा लास्ट तो 1 होगा, उसके आगे वाला 2 होगा, उसके आगे 3 होगा, एंड डॉट डॉट हम लोग बोल सकते हैं, इस तरीके से चलेगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग इस गैप को फिल अप कर सकते हैं। मेरा देखो, ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, लिखा है मैंने। यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ये वाला, नहीं तो इतना सारा पॉइंट पॉइंट, ये देखो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि n से स्टार्ट होगा, अगर n फैक्टोरियल है, फिर कैसे चलेगा, n से 1 कम, 2 कम, 3 कम, करते करते एंड वाला 1 होगा, उसके आगे 2 3, तो एंड डॉट 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 ये चलेगा। बोलो, ये समझ में आता है जो अभी मैंने बोला? हाँ मैम। ठीक है सर, ম্যাম ম্যাম কিন্তু 1 2। बोलो। ঠিক আছে, বুঝেছি। মানে আমি বলতে চাইছি, এর আগে কি হবে, 4 আরো লিখতে চাইলে লিখতে পারে, এর আগে ম্যাম 5 হবে, আর যদি এদিক থেকে লেখো তাহলে n-7 8 9, কিন্তু এটা তো আর কমপ্লিট করতে পারবে না, এটা তো কোনো নাম্বার নয় না, এটা শুধু n ফ্যাক্টোরিয়াল বলেছে, তো আমার এদিক থেকে লিখলে n-6 7 8 চলতে থাকবে, ওদিক থেকে করলে 1 2 3 এইভাবে, কিন্তু আমি গ্যাপটাকে তো আর পুরো করতে পারবো না, কারণ আমি তো জানি না না অ্যাকচুয়ালি ডেটাটা কি। तो अब देखो, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखे, n इंटू n-1 n-2, इतना तो लिखना नहीं है, तो जस्ट समझाने के लिए ये 3 2 1, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये हमें याद रखना चाहिए। तो हम लोगों ने समझ लिया है, तो याद तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मान लो बोल दिया तुम लोगों को, ठीक है, कि मुझे 18 फैक्टोरियल निकाल के बताओ कितना होगा, ठीक है, फाइंड 18 फैक्टोरियल, ये मुझे निकाल के बताओ कि 18 फैक्टोरियल कितना होगा। तो कैसे निकालोगे 18 फैक्टोरियल, क्या 18 फैक्टोरियल निकाल पाओगे, जैसे 5 फैक्टोरियल 120 है, एक बार कैलकुलेटर पे ट्राई करो, 18 फैक्टोरियल निकाल पाओगे कि नहीं। 18 फैक्टोरियल निकालने के लिए तुम लोग को क्या करना है, 18 इंटू 17 करके 1 तक करना है, करके देखो अपने कैलकुलेटर पे। देखो कैलकुलेटर क्या बोल रहा है, कुछ बोलेगा, मतलब स्क्रीन पे कुछ दिखेगा, देखो, दिखेगा मतलब ऐसा कुछ नहीं, एरर दिखेगा, देखो। ম্যাম দেখাচ্ছে উপরে। हम्म, क्योंकि कैलकुलेटर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 18 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर दे, ठीक है। एटलीस्ट तुम लोग का जो कैलकुलेटर है उसके पास तो नहीं है। ये देखते हैं, ये मेरा इस कैलकुलेटर पे होगा, मुझे नहीं लगता इसमें भी होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, इसका बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, चलो ये हो गया, बट देखो तुम लोग का कैलकुलेटर जो है वही तो एग्जाम में काम आएगा, ये कैलकुलेटर तो किसी काम का नहीं है, मतलब तुम लोग के लिए नहीं। तो 18 फैक्टोरियल से तुम लोग अगर कैलकुलेट करते हो ना, तो तुम लोग का कैलकुलेटर हमें दिखा देगा क्या है, एरर, ठीक है। तो ये हम जस्ट बताना चाह रहे कि देखो, इतना बड़ा बड़ा फैक्टोरियल तुम लोग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा बड़ा फैक्टोरियल है, ये तो नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करना है, तो तब हम लोग ना इस तरीके का आंसर मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग इसके जगह इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब तुम लोग के पास ऑप्शन में आ जाएगा, बोलो क्या लिख सकते हो, 18 इंटू
17 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो, या फिर जैसे रहेगा वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आंसर तो आने से रहा तो ऐसे नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास डायरेक्टली नहीं आएगा। एक्चुअली हम इसको ना ऐसे देना चाहते थे, ये देखो 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हम इसको इस तरीके से दिखाना चाहते थे। मान लो मैंने बोल दिया 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, ठीक है। अब तुम लोगों ने 18 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख लिया और 15 फैक्टोरियल को मान लो लिख लिया 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से लिख लिया और कैलकुलेटर पे करने गए, जो कि करोगे नहीं क्योंकि इतना तो तुम लोग को भी समझ में आ रहा है, ये सब हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये सब तुम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर तुम लोग को आंसर ऑब्वियसली मिल जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग इसको कुछ और शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 18 फैक्टोरियल को पूरा लिख लिया, 15 फैक्टोरियल को पूरा लिख लिया, फिर उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये देखो इधर से पूरा 15 से लेके 1 और इधर 15 से लेके 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हम ये कह रहे हैं ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो दिख रहा है। बट इतना मेहनत करके ना लिख के हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें आंसर भी मिल जाए और मेहनत भी कम हो जाए, क्योंकि इतना लिखते लिखते क्या होगा, गलत भी हो सकता है ना, मेहनत से भी बड़ा बात है गलत हो सकता है। इसका आंसर जितना आएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्या करें कि हमें इतना सब ना लिख के बहुत आसानी से 18 इंटू 17 इंटू 16 मिल जाए। तो मैंने जो सिखाया ना अभी उसी में मिल जाएगा तुम लोगों को। 18 फैक्टोरियल के 18 इंटू 17 फैक्टोरियल लिखते पारी हम्म और और 15 को 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें क्या कुछ बेनिफिट होगा? चलो जो बोल रहे हो वो मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बेनिफिट होगा? इसमें तो हम लोग ये 4896 नहीं निकाल पाएंगे, है ना। हाँ तो ऐसा क्या करें कि मेरा कैलकुलेशन शॉर्टकट हो जाए? देखो मैम मैम ওইটা 18 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 18 माइनस 2 वो হ্যাঁ, ফর্মুলা। ও মাইনাস করে আমাদেরকে বলতে হবে না, ডাইরেক্ট বলো, মানে 18 পর 17 এইভাবে ডাইরেক্ট বলো। বলো কত কত লিখবো? मैम 18 ऊपर इन হ্যাঁ হুম আচ্ছা বলো বলো, कोई भी ऑप्शन बोलो। আচ্ছা বলো, অনিতা বলো কি বলছিল, তারপরে অনিতা শুনছি। ম্যাম বলছিলাম 18 ইন্টু 18 মাইনাস 1 করলে 17 চলে আসবে, তারপর তারপরে 18 মাইনাস 2 করলে 16 চলে আসবে, হ্যাঁ তুমি মানে ডাইরেক্ট বলো 18 17 মানে 18 17 16, মাইনাসটা বলার দরকার নেই, ওটা জাস্ট আচ্ছা বোঝাবার জন্য ফর্মুলাটা। হ্যাঁ দেন 18 7। 15 14 13 এরকমই চলে আসবে লাস্ট হ্যাঁ তো ওই वैसे তো ওয়ানে। লিখাই না, ওরকম তো লিখিয়েছি 1 পর্যন্ত, কিন্তু এই কষ্টটাকে কম করতে চাইছি, এই এত লিখতে চাইছি না। नहीं समझ में आया? देखो जो लिखा हुआ है उसी को थोड़ा ध्यान दोगे, इतने में ही काम हो जाएगा। अगर हम 15 के आगे नहीं लिखना चाहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मुझे मान लो कि 6 के आगे 6 5 4 3 2 1 नहीं लिखना है तो हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 15 के आगे नहीं लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि मेरा 18 फैक्टोरियल अगर हम लिखना स्टार्ट करते वो 1 तक जाता है, तो मैंने 18 17 16 लिखा और 15 के बाद और फैक्टोरियल नहीं लिखे, तो क्या लिखना चाहिए? हम 16 फैक्टोरियल लिख देंगे फिर। 15 फैक्टोरियल लिख देंगे और नीचे 15 फैक्टोरियल रहा तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 18 17 16 आ जाएगा। ये हो गया मेरा शॉर्टकट तरीका करने का, और मुझे यही यूज करना है क्योंकि हमारा वैसे ही एमसीक्यू है, तो फिर इस तरीके से करना है। बोलो समझ में आया? यस मैम। तो क्या करना है पता है? जो इन दोनों में बिगर वैल्यू कौन है, 18 और 15 में बड़ा कौन? 18। तो 18 को ही स्प्लिट करना है, कब तक? जो स्मॉलर वैल्यू है तब तक पहुंचने तक, ठीक है। तो ये देखो 18 17 16 15 में आके हमें रुक जाना है, क्योंकि नीचे तो 15 है, तो 15 15 कट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके आगे लिखना नहीं है, वो देखने से ही समझ जाओगे। अच्छा अगर ये समझ में आ गया
तो अब ये निकाल के बताओ, फाइंड 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल। मैम 23। इसका आंसर 23 हो जाएगा। 23 फैक्टोरियल मतलब 23 इंटू 22 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके कितना आंसर आ जाएगा? 23। बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। क्या? अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। फाइंड x if 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल x/11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वैसे तो देखो अलग अलग तरीके से किया जाता है, एग्जाम में तुम लोग के पास ऑप्शन होगा तो ऑप्शन से तो कर ही लोगे आसानी से, फिर भी अभी एक चीज सीखा तो उस पर थोड़ा कंसेंट्रेशन करते हैं। तो ये 9, 10 और 11 फैक्टोरियल है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है डेटा? जैसे 23 22 में बड़ा 23, 18 15 में बड़ा 18, ठीक है। तो 18 को कब तक स्प्लिट करेंगे? जब तक हमें स्मॉल वाले डेटा तक नहीं पहुंच जाते। 23 को कब तक स्प्लिट करना था? जब तक स्मॉल वाले डेटा तक नहीं पहुंच जाते। तो ये 9 10 11 में बड़ा कौन? কি 9 10 11 থেকে বড় সেটা বলতে পারবে না? 11 बड़ा नहीं है, मतलब डिवाइड मत मत करो, डिवाइड डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही 9 10 11 में जो बड़ा है फैक्टोरियल सिर्फ देखो। तो 11, तो 11 को स्प्लिट करो। तो 11 को कब तक स्प्लिट करेंगे? जब तक स्मॉल वाले तक नहीं पहुंच जाते। और इन तीनों में सबसे स्मॉल कौन है? 9 9। तो 11 के बाद फिर क्या लिखे? के बाद 10 10, उसके बाद 9। 9 फैक्टोरियल लिख के रोक देंगे, बिकॉज 9 तक ही मुझे लिखना चाहिए, इसमें ही मेरा कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। बाकी तो देखो तुम लोग चाहो तो 9 फैक्टोरियल को कैलकुलेटर पे निकालो, एक बड़ा सा डेटा आएगा। 10th फैक्टोरियल को कैलकुलेटर पे निकालो, एक बड़ा सा डेटा आएगा। 11 फैक्टोरियल को कैलकुलेटर पे निकालो, फिर जो है क्या बोलते हैं उसे, कैलकुलेशन कर लो, नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन होता है। लेकिन वो सब थोड़ी ना करना है, क्योंकि हमारा तो एमसीक्यू पैटर्न है, वो सब क्यों करें हम लोग। तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे बोलो? 11 के बाद जो बिगर डेटा है 10, 10 फैक्टोरियल को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि स्मॉलर तक पहुंचने तक करना है। तो 10 फैक्टोरियल को कितना कितना लिखे बोलो? जैसे 11 को लिखा 11 10 9, 10 को क्या लिखे? 10 থেকে শুরুটা हम्म মানে 10 into 9 फैक्टोरियल। हम्म ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ? दोनों साइड से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बोल सकते हैं? दोनों साइड से कॉमन क्या आएगा? 1/, 10 into 9 फैक्टोरियल। 1/9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लेने से यहाँ पर क्या बचेगा? इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? हम 1/10 into 9 फैक्टोरियल। আর এটাও তো থাকবে, এটা এটা তো দুটো। 1 मैम, এটা 1। पहले वाला 1 होगा, फिर दूसरा वाला 1/10 होगा ना। 1/9 फैक्टोरियल तो निकल गया, तो 1/10 होगा। अब देखो ना सही हुआ कि नहीं, कैसे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, जैसा था वैसा हो जाएगा। बोलो, समझ में आया कॉमन लेना? हम्म है मैम। अब हाँ दोनों मैम। साइड से 9 फैक्टोरियल हट जाएगा। 1/9 फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो दोनों साइड से हटा दो तो बचेगा क्या? इधर बचेगा। या फिर अभी भी लिखना चाहते हो तो लिखो, यहाँ पर 10 एलसीएम कर दो 11/10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? x 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो बोलो दोनों साइड से क्या हट जाएगा? 9 फैक्टोरियल और 10, 9 फैक्टोरियल और 10, ऊपर क्या बचेगा? 11। मतलब ये देखो हम लिख देते हैं फिर से, अगर
कोई भी कंफ्यूजन है तो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब दोनों साइड से कॉमन चीज हट जाने के बाद क्या बचेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे वो सेम बातें हटेगा, तो वैसे भी देखो क्या हटेगा, बोलो कितना आ जाएगा फिर। इधर 11 और इधर x/11 नहीं हो रहा है, ये 9 फैक्टर 10, मतलब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। देखो ये सब शॉर्टकट है, ये देखो अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन इतना करने का क्या जरूरत है, हम लोग कॉमन चीजों को तो हटा ही सकते हैं। बार बार फोन कर। तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 121। बोलो समझ में आया एक्स का वैल्यू। है मैम। इसमें सोचो। हाँ मैम। ठीक है। अब देखो लेकिन एग्जाम में तुम लोग को इतना हार्डल नहीं लेना पड़ेगा, ये तो जस्ट देखो मैंने थोड़ा कंसेप्ट सिखाया तो हम बोल रहे हैं किस तरीके से होता है, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो और कुछ नहीं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, देखो एग्जाम में तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, कैसे, जैसे कि तुम लोग के पास ऐसे ऑप्शन रहेगा, एक्स इक्वल टू मान लो 100, एक ऑप्शन है एक्स 120, एक ऑप्शन है एक्स 121, और मान लो एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस का, जिसको मैंने नॉट लिख दिया, ठीक है, नन ऑफ दिस का। तो अब कैसे करके समझोगे, क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, ना ना इतना बड़ा कैलकुलेशन मत करो, ठीक है। तो कैसे करके फाइंड आउट कर लोगे, अगर x का वैल्यू 100 होता है तो तुम लोग कैसे ट्राई कर सकते हो, देखो 1/9 फैक्टोरियल इंटू 1/10, इसको तुम लोग ऐसे देख सकते हो, ये निकाल सकते हो, ठीक है, एक साइड में 11 और ये 10 इंटू 9, या फिर कैलकुलेटर पे भी आराम से निकाल सकते हो, ऊपर 11 और नीचे 9 फैक्टोरियल इंटू 10 आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल इंटू 10 कितना होता है, ये देखो 10 इंटू 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11/this 1, ठीक है। और 11 फैक्टोरियल का मतलब x का मतलब अगर 100 है तो 100/11 फैक्टोरियल करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है। 120/11 फैक्टोरियल, मतलब दोनों साइड थोड़ा सा मेहनत होगा ऑब्वियसली, ये बड़ा ही आसान है तरीका, ठीक है। अगर ऑप्शन के साथ करने जाओगे मेहनत क्यों होगा, बिकॉज 9 फैक्टोरियल का तो कोई छोटा डेटा नहीं होगा। 9 फैक्टोरियल निकालोगे, 10 फैक्टोरियल निकालोगे, फिर उसका एलसीएम करोगे, उसमें टाइम लगेगा, बट निकल जाएगा, इस तरीके से नहीं किए भी निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम तो बोलेंगे ये तरीका ज्यादा शॉर्टकट है कंपेयर टू अगर हम लोग ऑप्शन के साथ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन के साथ करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर ऑप्शन के साथ और एक तरीके से हो सकता है, जैसे तुम लोग ऐसे कर सकते हो, ये जो मैंने कॉमन लेके कर रखा है ना, 1/9 फैक्टोरियल इंटू 11/10, ठीक है। अब ये एक्स का वैल्यू जैसे 121 मेरा आंसर आया हुआ है, 121 अगर हो रहा है 11 फैक्टोरियल, जैसे एक्स का आंसर हम लोग का कितना है 121 और नीचे 11 फैक्टोरियल ये दिया हुआ है, तो फिर इसको स्प्लिट करके देखना पड़ेगा, जैसे ये 9 फैक्टोरियल नीचे आना चाहिए और ऊपर 11 आना चाहिए। हम्म, ये कैसे करके हम लोग ट्राई करेंगे, 121, ठीक है, 121 का मतलब ये देखो ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। 121/11 फैक्टोरियल, तो 121 मतलब 11 इंटू 11 करने से 121 होता है, अगर ये चीज मेरे दिमाग में रहा तो 11 को हम 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 11 11 कैंसिल, 11/10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 फैक्टोरियल को हम 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इधर भी देखो 11/10 इंटू 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये भी इजीली हो जाएगा, बट हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। डायरेक्ट एकदम कैलकुलेट करके करने जाओगे तो वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा,
है। अगर ऑप्शन के साथ करना है तो ये पैटर्न फॉलो करके कर सकते हो, ठीक है। एक साइड का तो सॉल्व होके ये आ जाएगा, दूसरे साइड में x पुट करके x में 121 यानी 11 इंटू 11, ठीक है। 11 11 कैंसिल आउट, 11 बाई 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, बट मेरा क्या होना चाहिए, ऊपर 11 और 10 इंटू 9 फैक्टोरियल होना चाहिए। तो ये 10 फैक्टोरियल को मैंने 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन के साथ इस तरीके से चेक कर सकते हो। बाकी देखो अपने याद रखने के ऊपर है कि भाई हम इस तरीके से कर पा रहे कि इस तरीके से कर पा रहे। याद रखने का मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि इसको रट लो, মানে এটা মুখস্থ করার কথা বলছি না, আমি বলতে চাইছি করতে করতে হ্যাবিট হয়ে যায়। তো অনেক সময় এই জিনিসটাও সহজ মনে হয়, অনেক সময় এটা করতে গিয়ে 11 ইন্টু 11 হবে, এটা মনে পড়ে না, তখন এটা সহজ মনে হয়, বা মনে পড়ে গেল তো এটা সহজ মনে হয়, ठीक है। तो ऑन दैट मोमेंट बहुत कुछ हो सकता है कि मेरे दिमाग में तब क्या क्लिक किया, मैंने उस तरीके से कर दिया, ठीक है। बाकी ये दोनों तरीके से हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा और सॉल्व करके भी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब हम लोग यहाँ से ही कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो पहला एग्जाम्पल 1 कर लिया, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ये 9, ये तुम लोग कर ही लोगे इसको, इसलिए मैंने ये नहीं दिखाया। ये देखो एग्जाम्पल 3 ये कर लिया, x1/9 फैक्टोरियल ये वाला। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, देखो n+1 फैक्टोरियल, ये साइन दिया हुआ है तो मैंने भी यही दे दिया। तो क्वेश्चन में दोनों तरीके का साइन यूज हो सकता है। इक्वल टू 13 to n-1 फैक्टोरियल, 13 to n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इन, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होगा, तुम लोग के पास पहला बात है ऑप्शन रहेगा। मान लो n=4 है, n=5 है, n=10 है और n=9 है, ठीक है। तो कैसे करके फाइंड आउट करोगे, तो पहले तुम लोग n का वैल्यू 4 पुट कर देना, 4 पुट करके चेक करना कि 4+1 5 फैक्टोरियल, इधर 4-1 3 फैक्टोरियल, तो 13 to 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ रहा है, इस तरीके से चेक करके मुझे बोलो कि कौन से ऑप्शन से आंसर आ रहा है, बताओ। কি হলো এখন হয়নি, n যদি 4 হয় তাহলে এইটা কত হবে, 4+1 ওটা 5 फैक्टोरियल, তাহলে কত कितना होगा, 5 into 4 फैक्टोरियल है ওটা। 120 होगा। पूरा करो कैलकुलेशन, नहीं तो कैसे समझोगे। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर 5 into 4 मैम फैक्टोरियल 5 करके হবে অপশন। ऑप्शन बी, हाँ 5 होगा, n 5 होगा, ठीक है, n 5 होगा। और ये देखो अगर फिर इधर ट्राई करो, 13 to n-1 मतलब 4-1 मतलब 13 to 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 30 into 3 2 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180, तो मैच नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी 5 से देखते हैं, तो 5+1 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 120 into 6 मतलब 720, तो एक साइड 720, इधर भी 720 आना चाहिए। तो चेक करो 30 into 5-1 मतलब 30 into 4 फैक्टोरियल, तो 34 फैक्टोरियल मतलब 4321, तो 4321 कितना होता है, 3 2 6 6 4 24, 24 और 30, 720। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कैसे निकालना था, हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। अब ये तुम लोग को यही ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इससे करना है। लेकिन सिखा रहे हैं तो एक बार बता देते हैं कि अगर ऑप्शन के बिना हम लोग ये करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, इस ये एक ही दो ही क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि हमें तो ऑप्शन से करना है, तो ज्यादा ये सब सीख के हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी
थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो n+1 फैक्टोरियल को तुम लोग क्या लिख सकते हो, कैसे बताना है वो भी हम बताते हैं। जैसे n फैक्टोरियल को क्या बताया, n-1 n-2, ठीक है। तो n+1 फैक्टोरियल का पहला क्या होगा, जैसे n फैक्टोरियल का मतलब n-1, तो सबसे पहले n फैक्टोरियल का n आता है, फिर n-1 आता है। वैसे ही n+1 फैक्टोरियल का पहला क्या आएगा, कोई भी फैक्टोरियल का पहला वही आता है ना, 5 फैक्टोरियल का 5 पहले आएगा, तो वैसे ही n+1 फैक्टोरियल का पहला क्या आएगा, n+1 n। আসবে। 1। उसके बाद उससे एक कम, जैसे 5-1, तो यहाँ पर 5 के जगह क्या है, n+1, तो मेरा क्या आ जाएगा, n+1 -1 n। हाँ n+1 जो कि n बन रहा है, तो हम पूरा ही लिखेंगे n+1 -1। अच्छा हाँ, एक चीज तो पूछना ही भूल गए, मुझे एक चीज बोलो, n+1 और n-1 में बड़ा कौन, वैल्यू में। अब ये प्लस मत, वन। हाँ +1, क्योंकि इनका वैल्यू कुछ भी हो, +1 से वैल्यू ज्यादा आएगा, -1 से कम आएगा। तो मैंने क्या बोला था, जो बड़ा होता है स्प्लिट उससे करना चाहिए, तो हम लोग उसे स्प्लिट करें। कब तक स्प्लिट करेंगे, जब तक मेरा छोटा वाला डेटा नहीं आ जाता है, मतलब ये मुझे तब तक लिखते जाना है इसका फैक्टोरियल जब तक मुझे n-1 फैक्टोरियल नहीं मिलता है। तो पहले मुझे मिला n+1, उसके बाद मुझे मिला n+1 यानी n मिल गया। अच्छा, इसके बाद वाला कितना होगा, 5 - जैसे 2 होता है, तो 5 के जगह यहाँ पर n+1 है, तो बोलो क्या होगा, n+1 -2, -1 होगा। मतलब ओवरऑल कितना आ रहा है, n n-1 आ रहा है। तो क्या हाँ मुझे यहाँ फैक्टोरियल लगा देना चाहिए, क्योंकि मेरा इधर n-1 है, तो मेरा तो काम हो गया, मुझे और स्प्लिट नहीं करना चाहिए, बोलो, बुझते पारले। हाँ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इधर मान लो 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, इधर है 30 × 4 फैक्टोरियल, तो मुझे कितना तक लिखना चाहिए, इधर मान लो 6 है, तो मुझे 6 लिखना चाहिए, उसके बाद 5, उसके बाद क्या लिखे, 4, उसके बाद ना लिखे, क्यों, तभी तो मेरा काम कम होगा ना, मेरा दोनों साइड से 4 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो ये n+1 -1 -2 का मतलब ही n-1, तो n-1 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे ना, क्योंकि मेरा इधर फैक्टोरियल है, मुझे ज्यादा लिख के क्या फायदा, मुझे लिखने से और मेरा ये शॉर्टकट का क्या मतलब हो जाएगा फिर, n-1 फैक्टोरियल। मुझे ना जरा जरा ये साइन लिखने का आदत है, तो हम ये लिख रहे हैं, ये मेरा हैबिट कम है, ठीक है, तो वो लिखते लिखते हम ये लिख रहे हैं, बाकी दोनों का मतलब सेम होता है। तो अब देखो n+1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और n+1 - 2 कितना हो जाएगा, n-1, और इस पे फैक्टोरियल लगेगा, क्योंकि इसी पे फैक्टोरियल, बाकी पे नहीं है। जैसे 6 फैक्टोरियल का मतलब 6, 5 और 4 तक लिखना चाहते हैं, उसके आगे नहीं, तो 4 के बाद फैक्टोरियल लगेगा, ये दोनों में कोई फैक्टोरियल नहीं है, तो उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे, 30 × n-1 फैक्टोरियल। अब दोनों साइड से देखो, n-1 फैक्टोरियल कॉमन है, हट गया, ठीक है, काटने का जरूरत नहीं, कॉमन है तो हट सकता है आराम से, ठीक है। तो फिर मेरा n+1 × n कितना हो गया, 30, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो n² + n-30 = 0 कर लो, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। ये बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग है, ये करना भी नहीं है एग्जाम में। ये क्यों सिखाया पता है, ये थोड़ा कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, कि कहीं अगर जरूरत पड़ा तो इस कंसेप्ट का यूज आना चाहिए, कि n+1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। बाकी एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, समय बर्बाद होगा, हमें इसी এইভাবে तरीके করলে से करना है। बोलो। ম্যাম এত অবধি করে তারপর অপশন দেখেও তো করে দিতে পারো, মানে হ্যাঁ 5+। তারপর, হ্যাঁ সেটা ঠিক, কিন্তু এত অবধি করলেও তো তোমার সময় নষ্ট হবে, তার থেকে তো এইটাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ ওটাই তাই হচ্ছে। না। এটা তো অনেকটা টাইম নিয়ে নেবে, তুমি যদি এরপরে অপশন লাগাও, ঠিক কথা, এরপরেও অপশন লাগালে হবে, কিন্তু তবুও এই এতগুলো মেথডও তো আমার সময় বেশি নিচ্ছে তুলনায় এটার থেকে, তাই না। হ্যাঁ ম্যাম। तो तो अब इसको देखो, 30 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 - 5n - 30 = 0, तो n² + 6n - 5n - 30 = 0, तो n+6 तो n+6 × n - 5, तो n = -6 और n = 5, तो मेरा आंसर 5 ही होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है।
माइनस क्यों नहीं होगा वो हम बाद में बताते हैं कि माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो n है यानी परमुटेशन, मतलब परमुटेशन बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन कभी नेगेटिव वैल्यू का नहीं हो सकता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन कभी नेगेटिव वैल्यू का नहीं होगा, इनका वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, वो आगे जाके बताएंगे रीजन। ठीक है, अभी लिख के रखो कि n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए n का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्टर का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है, अभी हम लोग परमुटेशन देखो भी स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोग ना ये इसका बेस बना रहे हैं कि पर पढ़ना है परमुटेशन, बट अभी तक परमुटेशन नहीं पढ़ा, पहले फंडामेंटल रूल्स पढ़ा, उसके बाद फैक्टोरियल पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि परमुटेशन क्या होता है, तो अब मेन टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं कि परमुटेशन क्या है। परमुटेशन का मतलब है सिलेक्ट और अरेंज। अब ये सिलेक्ट और अरेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने तुम लोगों को एक वर्ड बताया बैट। ठीक है, बैट खेलने का बैट। ठीक है, तो इसमें बोलो कितने, इस वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स कितने सारे हैं, नंबर ऑफ 3 लेटर्स 3। ठीक 3 है, 3। 3। अब हम ये बोल रहे हैं कि तुम लोग को क्या करना है, एट ए टाइम इसमें से 3 लेटर सिलेक्ट करके अरेंज करके बताना है क्या क्या वर्ड बनेगा, मीनिंग कुछ मायने नहीं रखता है। मेरा बात समझ में आया, तुम लोग को सिलेक्ट करना है कितना लेटर, हम यहाँ पर बोल देते हैं सिलेक्ट करना है एट ए टाइम 3 लेटर और एंड अरेंज करके अलग अलग वर्ड बनाने हैं। ठीक है, अरेंज करना है, अलग अलग वर्ड बनाना है, वर्ड का मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बोलो क्या क्या वर्ड बन सकता है, मतलब तुम लोग को प्रोनाउंस नहीं मैम करना है, तुम लोग ऐसे ही बताए। হ্যাঁ বলো কি কি হবে। টিএবি হতে পারে। কি আরেকবার বলো। মানে টিএবি ওটা লিখতে পারি তো 3টি। হ্যাঁ মানে এরকম নয়, মানে আমি বলতে চাইছি যে কিরকম ভাবে বলি, মানে কিছু না, মানে যেমন ব্যাট। ঠিক আছে, এবারে এছাড়া আর কি কি হবে। TABABT हाँ इस तरीके से। TBA। हाँ, ये देखो एक बैट हो गया, फिर हो जाएगा ऐसे लिखो कि कुछ छूटे ना, जैसे BAT लिखा, फिर बी को ही सामने रखो, AT को अदला बदली कर दो, तो क्या हो जाएगा TA। PT। ऐसे लिखो जो कुछ ना छूटे। ठीक है, फिर A को सामने रख दो, फिर क्या लिखोगे BT लिख देना, फिर A को सामने रख के TB लिख देना। ठीक है, फिर T को सामने रख के AB लिख दो, T को सामने रख के BA लिख दो, इस तरीके से। तो कितने सारे नंबर ऑफ वर्ड बन गए ये बोलो। 6। 6। ठीक है, यहाँ मीनिंग कुछ मायने नहीं रखता है, नंबर ऑफ वर्ड 6 बन गया। ठीक है, यहाँ मीनिंग कुछ मायने नहीं रखता है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर 3, सिलेक्ट कितना हो रहा है एट ए टाइम 3। ठीक है, अच्छा अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, मान लो मैंने सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ लिया, पहला क्वेश्चन तो तुम लोगों से मैंने ये पूछा था, ये वाला। ठीक है, कि सिलेक्ट एट ए टाइम 3 लेटर एंड अरेंज देम। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों से ये बोल दिया कि सिलेक्ट एट ए टाइम 2 लेटर, सिलेक्ट एट ए टाइम 2 लेटर एंड अरेंज देम। तो अब बोलो क्या क्या वर्ड बनेगा। BAAB। BAAB। ठीक है, BAAB। और TAAT। TAAT। ठीक है, BTTB। BTTB। बस, और तो कुछ नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ गया 6। 6। तो यहाँ क्या था, टोटल नंबर ऑफ लेटर 3, सिलेक्ट एट ए टाइम कितना 2। 2। ठीक है,
तो इस केस में देखो, ये जो नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, इसको हम लोग परमुटेशन में क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग बोलते हैं थिंग्स। कोई भी थिंग्स, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या सिलेक्ट करें? लेटर। अब लेटर की जगह कुछ और हो सकता है, बुक्स हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, कुछ और कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लेटर वर्ड इस तरीके का लिया है। तो नंबर ऑफ लेटर्स, इसको हम लोग थिंग्स बोल सकते हैं कि कोई भी चीज जिसे हम लोग सिलेक्ट करें। अब वो चीज कुछ भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग। मान लो 5 दोस्तों में से 2 दोस्त को चूज करना है, वो भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है, इसको हम लोग एक्चुअली बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। ये देखो, परमुटेशन में टोटल नंबर ऑफ थिंग्स को बोला जाता है एन, स्मॉल एन, ठीक है। और उसमें से जितना सिलेक्ट होता है, जैसे यहाँ लेटर था तो लेटर सिलेक्ट किया, तो जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं आर। तो जो भी चीज सिलेक्ट होता है एट ए टाइम, सिलेक्ट एट ए टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो 6 आंसर आया, इसको हम लोग फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं? तो फॉर्मूला ऐसे होता है परमुटेशन का, एन पी आर, पी फॉर परमुटेशन, ऐसे ही लिखना है। पी के यहाँ पर एन और ये नीचे आर, ठीक है, एक हेड में और एक टेल में, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, कि एन पी आर। तो इसका फॉर्मूला ये एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन परमुटेशन आर का मतलब, इसे एन पी आर ही बोलते हैं, एन परमुटेशन आर बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब तुम लोगों ने फैक्टोरियल करना तो सीख लिया, ठीक है। तो अब ये जो मेरा था, इसमें ये मेरा n है, ये मेरा r है, ठीक है। तो ये n, ये r है, तो इसमें npr अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3p3। तो 3p3 को इस फॉर्मूले में कैसे लिखोगे? ऊपर क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल। ये देखो n फैक्टोरियल, तो n 3 है और n माइनस r मतलब 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये हम तुम लोग को सिखा देंगे कि क्यों होता है, समझा देंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है, মানে যদি বলো কি এটা আমাকে মুখস্থ করতে হবে, হ্যাঁ ধরে নিতে পারো মুখস্থ করতে হবে कि 0 ফ্যাক্টোরিয়াল সবসময় 1 হয়, কিন্তু কেন হয় আমি বুঝিয়ে দেবো। तो ये हो गया 1 1 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आंसर 6 आ गया। पहले हम आंसर चेक करवा रहे कि फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा कि नहीं। और इस केस में एनपीआर, तो यहाँ पर एन 3 है और परमुटेशन और आर 2 है। तो इसको कैसे लिखोगे फॉर्मूले में? एन फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल, तो 1 तक ही होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो पहले मुझे ये बोलो कि फॉर्मूले से 6 आ रहा है, कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ ये समझ में आया? 0 फैक्टोरियल 1 होता है वो तो हम बताएंगे, फॉर्मूले का कैलकुलेशन समझ में आया? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल कैसे करके लिखे, कैसे कैलकुलेट हो, क्या हो ना हो, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। ম্যাম तो 1 ফ্যাক্টোরিয়ালটা, ম্যাম 1 ফ্যাক্টোরিয়ালটা 1 কি করে হলো? কারণ 1 তো 1 অব্দি যাবে, তুমি 1 কে ব্যাকে যাও না 1 পর্যন্ত, শুধু তো আচ্ছা, শুধু 1 লিখে দেবো। 1 ই লিখে দেবো। আর কারণ এরপর তার কিছু নেই, ওটাই লাস্ট। হ্যাঁ, কারণ 1 এর পর এ দেখো n ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি হয়? n ইনটু n মাইনাস 1 n মাইনাস 2, তাহলে 1 ফ্যাক্টোরিয়াল কি হবে? 1 ইনটু 1 মাইনাস 1 হবে কিনা বলো? হ্যাঁ ওটাই বলছি, ওটা তো 0 হয়ে গেলে তো ওটা। কিন্তু কিন্তু এটা ফ্যাক্টোরিয়াল, আর 0 ফ্যাক্টোরিয়াল 1 হয়, এক্ষুনি বলবো কেন হয়, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ সেই জন্য, সেই জন্য ওটা 1 কনসিডার হচ্ছে, 0 হবে না। तो ये हो गया मेरा 6, ठीक है, दोनों से। अब देखो एक चीज समझो कि n जो है, ठीक है, n क्या है? n मेरा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव, और वो भी इंटीजर होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि देखो n हमेशा क्या होगा? कोई थिंग्स होगा, कुछ चीज होगा जिससे हम लोग कुछ चीजों को सिलेक्ट करेंगे या फिर सारे चीजों को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो 5 आम है, मैंगोस, ठीक है, उसमें से 4 मैंगो सिलेक्ट करना है, या फिर कुछ भी चीज। तो बोलो क्या कभी भी चीज मेरा, कोई भी थिंग्स क्या मेरा नेगेटिव वैल्यू में हो सकता है? कि मेरे पास -10 नंबर ऑफ पेन है, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब एन अगर किसी चीज को समझा रहा है तो क्या वो कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है? না ম্যাম।
नहीं होगा ना, और पॉइंट में भी नहीं हो सकता। क्या हम ऐसे बोलेंगे मेरे पास ना 2.5 नंबर ऑफ बुक्स है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो अब देखो, क्योंकि परमुटेशन का एन का यूज होता है ना फैक्टोरियल में, परमुटेशन, तो इसीलिए ये देखो यहाँ पर जो तुम लोगों को मैंने बोला ना कि एन कभी नेगेटिव नहीं होगा, उसका रीजन यही वाला है कि एन क्यों नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब रहा आर का बात। आर हमेशा क्या होगा? तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। अब इसका कंसेप्ट भी समझो। एन और आर या तो दोनों बराबर होंगे, जैसे कि ये देखो, या तो दोनों बराबर होंगे, या तो एन आर से बड़ा होगा हमेशा। एन आर से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? समझो कि मैंने क्या बोला, 3 लेटर में से हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 3 लेटर चूज कर सकते हैं। मुझे एक बात बोलो, मेरे पास बैट वाले वर्ड में 3 लेटर है, क्या हम उसमें से 4 लेटर चूज कर सकते हैं एट ए टाइम? ना मैम। ना नहीं मैम। कर सकते ना। तो इसीलिए क्या, एन एन कभी भी, मतलब आर ग्रेटर देन एन कभी नहीं हो सकता है। आर का क्या है, जितना चीज हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ चीजों में से, ठीक है, तो आर कभी भी मेरा बड़ा नहीं हो सकता है एन से। तो आर और एन बराबर हो सकता है कि मेरे पास 5 पेन है, मुझे 5 पेन ही सिलेक्ट करना है, वो हो सकता है। लेकिन मेरे पास 5 पेन है, मुझे 6 पेन सिलेक्ट करना है, ये तो अजीब सा बात हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए एन और आर बराबर हो सकता है। और अगर कभी कम ज्यादा का बात हुआ तो हमेशा एन बड़ा होगा आर से। तो जैसे कि देखो, 3 में से 2 लेटर ले सकते हैं, 3 में से 1 भी ले सकते हैं, बट 3 में से 3 ले सकते हैं, बट 3 में से 4 नहीं ले सकते हैं। इसीलिए रिलेशन क्या होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एन का वैल्यू आर से हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, बराबर होगा या बड़ा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर इस ये कंसेप्ट को तो तुम लोग को समझना ही है, और एक तरीके से हम इसको समझाना चाहते हैं। देखो समझाते हैं और एक तरीके से, ये तो मैंने समझा ही दिया। और एक तरीके से ये ऊपर समझा दे, तो तुम लोग नीचे लिख लो, मेरा यहाँ जो जगह है उसमें हो जाएगा बोल के मैंने कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ही लिखना है, मुझे दिखा कि मेरे से यहाँ जगह छूट गया, छोटा सा मतलब समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये बैट जो है, मैंने बोला ना ये 3 लेटर वाला बोल रहे हैं, पहला वाला एग्जाम्पल, वो तीनों में से तीनों लेटर को चूज करके मुझे अलग अलग वर्ड बनाना है। ठीक है, अब देखो मेरे पास, मान लो ये मैंने कुछ पोजीशन बना दिया कि हाँ यहाँ एक लेटर रखेंगे, यहाँ एक लेटर रखेंगे, यहाँ एक लेटर रखेंगे, ये 3 मान लो खाली स्पेसेस है, यहाँ पर हम वो 3 लेटर को रखेंगे। बी है एक लेटर, ए है एक लेटर, टी है एक लेटर। ठीक है, तो मेरे पास कितने सारे लेटर है, बी कॉमा ए कॉमा टी। ठीक है, तो पहले वाले जगह में मुझे एक चीज बताओ, पहले जगह पे हम कौन सा लेटर रख सकते हैं? बी ए और टी में से कौन सा लेटर रख सकते हैं? मतलब पहले बताने का कोशिश करो, कौन सा लेटर रख सकते हैं? बी रखे, ए। ए रखे, ए रखे, टी रखे, या कुछ भी रख सकते हैं, बोलो। কিছুই রাখতে পারি। কিছুও রাখতে পারি না? আমার তো হ্যাঁ। কোনো রুলস নেই, কারণ আমি কিছুও রাখতে পারি বলেই তো আমার 6টা वर्ड তৈরি হলো। तो हम यहाँ पर बी भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, टी भी रख सकते हैं, मेरा मन है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ कितने सारे ऑप्शन है? पहले वाले जगह थ्री। को फिलअप करने के लिए 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले वाले जगह को फिलअप करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। बोलो, ये बात समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। तो ये जगह को अगर मुझे फिलअप करना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। अब मेरा मन, हम कुछ भी लिखें। ठीक है, अब कुछ भी एक लिख देते, बोलो क्या लिखे? कुछ भी एक बता दो तुम लोग, अपने मन से कुछ भी बता दो, तीनों में से कुछ भी एक बता दो। अच्छा मैम चलो, हम ए। ही बता, ए, चलो ए बता देते हैं। ए लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड वाले घर को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? सेकंड वाले घर को टू। फिलअप करने के लिए टू। 2। क्या क्या है? बी 2 टी। सही, बी। बी और टी। ठीक है, अब इसमें से हम क्या लिखें? मेरा मन, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बोलो क्या लिखें? बी। चलो बी लिख देते। अब लास्ट वाले जगह को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन? 1। 1। और वो ऑप्शन क्या है? क्योंकि मैंने ए और बी लिख लिया है तो मेरे पास बचा एक ही, टी। ठीक है, तो मेरा एबीटी बन गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि अगर ऑप्शंस होता है कि हम ए लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं या टी, ठीक है, इस तरीके से, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा? और ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब मेरे पास
ये तीन जगह को फुलफिल करने के लिए मुझे बोलो कि मुझे अगर तीनों में से तीनों लेटर सिलेक्ट करना है तो ए बी टी का सिलेक्शन जो है, देखो बी ए टी में से क्या लिखे वो मेरा और ऑप्शंस है, लेकिन ए बी टी क्या ये तीनों ही मुझे लेना है? ये तीन लेटर वाला वर्ड बनाने के लिए मीनिंग से जिसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर कोई भी एक, या फिर कोई भी दो लेटर लेने से मेरा काम होगा, या मुझे तीनों ही लेना है? नहीं समझ में आया मेरा बात। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बी ए टी में से यहाँ ए ले लिया मेरा मन, टी और बी में से यहाँ मैंने बी ले लिया मेरा मन, यहाँ टी लिया मेरा मन, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, मुझे अगर बोला गया है कि सिलेक्ट करो तीन लेटर एट ए टाइम, तो हम ए बी लेंगे और टी को नहीं लेंगे, क्या ऐसा चलेगा, या मुझे तीनों ही लेना पड़ेगा? হবে না, তিনটে তো নিতে হবে। তিনটেই নিতে नीते हवे। तो अगर कंपलसरी है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एंड, ठीक है। जैसे बस से जाएंगे ट्रेन से आएंगे, या ट्रेन से जाएंगे ट्रेन से आएंगे, या इस बस से जाएंगे उस ट्रेन से आएंगे, तो मुझे तो कोई तो एक ऑप्शन आने वाला लेना था ना। तो वैसे ही मेरे पास ये कितने ऑप्शन हो गए, 3 into 2 into 1 करके 6। 6। तो इसका सिक्स। मतलब है 6 वर्ड ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन तुम लोग को इस तरीके से करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे करोगे ये कोई नेसेसरी नहीं है, तुम लोग इस तरीके से ही करना, फॉर्मूला तो सीखना ही पड़ेगा। और इस कंसेप्ट में तुम लोग का ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा, बी ए। अगर मैंने बोला कि दो लेटर चूज करना है, तो पहले वाले केस में बी ए टी में से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए टी में से कोई भी एक लिख सकते हैं मेरा मन, ठीक है। तो पहले वाले जगह को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3। 3। और दूसरे वाले जगह को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2। 2, ठीक है। और 3 और 2 मुझे दोनों एक साथ लेना है, मतलब ये जगह और ये जगह को फुलफिल करने के लिए मुझे ऑप्शन एक साथ अवेल करना है, तो फिर 3 into 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये कौन सा वाला आंसर हो गया, ये वाला, सिलेक्ट एट ए टाइम 2 लेटर, ठीक है। तो बोलो दोनों कंसेप्ट समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। लेकिन फॉर्मूला वाला ही याद रखना, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फॉर्मूले से ही जल्दी जल्दी होगा, इस तरीके से करने में टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। जो हम बोल रहे थे कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये क्यों होता है वो हम बता देते हैं, ठीक है। ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये प्रूव नहीं आएगा, 1 नंबर के लिए प्रूव नहीं आता है, ठीक है। लेकिन बता देते हैं क्यों होता है, याद रखना पड़ेगा। तो दो चीज जरूर याद रखो, पहला 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और दूसरा एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है। ये भी प्रूव करके दिखा देते, एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है, ये तो अभी प्रूव कर देंगे। ये देखो एनपीएन का मतलब जैसे यहाँ पर, मतलब मेरा एन और आर जहां बराबर है, एनपीएन कब होगा, जब मेरा एन और आर बराबर है। नॉर्मली तो एनपीआर होता है, अगर मेरा एन और आर बराबर है तो एनपीएन होगा। तो एनपीएन होने से एन फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली हो जाएगा फॉर्मूले के लिए। क्यों, ये देखो एनपीएन का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल। कहाँ, ये देखो ये फॉर्मूले से, एनपीआर वाले फॉर्मूले से ही करके दिखा रहे। तो एन फैक्टोरियल और n माइनस एन मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ये देखो 1। तो ये आंसर क्या आ गया, n फैक्टोरियल आ गया। अब इसको कोई डिजिट से करके देख लो, लाइक 5p5, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो ये आंसर कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एनपीएन क्यों एन होता है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। ये याद रखना है, हमारे बहुत जगह पे काम आने वाला है। अब 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको समझो। तो देखो एनपीआर, ठीक है, एनपीआर में अगर एन इक्वल टू आर है, ठीक है, तो एनपीआर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनपीएन, क्या ये लिख सकते हैं, बोलो। अगर एन इक्वल टू आर है तो एनपीआर इक्वल टू एनपीएन लिख सकते हैं, ये बताओ। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। कैसे करके सॉल्व करेंगे,
NPN ऐसे लिखते हैं। NPN का मतलब n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, पहले ये इधर वाला ही लिख रहे हैं। तो NPN का मतलब, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे डायरेक्टली। NPR का मतलब ये इधर ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब NPR का मतलब क्या होता है? मैम 0 फैक्टोरियल, इसके बाद वाला स्टेप बोलो, यहां तक क्लियर? हाँ मैम। अच्छा, ये n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल। अब हम NPR को कुछ और लिखना चाहते हैं। हम NPR को क्या लिख सकते हैं? NPN, मुझे बोलो, अगर NPR और NPN बराबर है तो NPR को हम NPN लिख सकते हैं इस लाइन में, हाँ मैम। मैम लिख सकते हैं। अब NPN का मतलब क्या होता है, ये देखो, क्या होता है बोलो? सर। n इन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसके जगह ये पुट करेंगे, और ये इन फैक्टोरियल क्यों होता है उसका भी रीजन है। तो इन फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, n फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल इक्वल n फैक्टोरियल। मुझे निकालना है 0 फैक्टोरियल कितना होता है। 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल 1। 0 फैक्टोरियल इस तरीके से 1 होता है। बोलो, ये प्रूव है, हाँ मैम। पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये अपने क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई इन फैक्ट 0 फैक्टोरियल क्यों 1 हो गया, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट को वहां पुट करके निकाला गया है कि 0 फैक्टोरियल हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब याद रखने का जरूरत नहीं। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जब भी 0 फैक्टोरियल हो तो वो 1 होगा। प्रूफ प्रूफ कुछ याद नहीं रखना है, बस इंटरेस्ट के लिए समझ लो, हो जाए। और NPN n फैक्टोरियल होता है, और NPN तब होता है जब n इक्वल टू r होता है, ठीक है। इतना काफी है। प्रूफ बस देख लिया काफी है, और कुछ नहीं, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। अब बोलो 5p3 कितना होगा, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो। 5p3 सेकेंड 10p2, वो जो फॉर्मूला सिखा है ना उससे, NPR का, और 11p5। 3। কত? कौन सा फॉर्मूला लगाना है बोलो तो, ये वाला NPR वाला निकालो। ম্যাম প্রথমেরটা কি 60 হবে? প্রথম একটা 60, তারপর देखो कैसे कर रहे हो, ऐसे करके करना चाहिए। फॉर्मूले में पहले लगाओ, ठीक है, कि NPR मतलब n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल NPR में 5 मेरा कितना है, यहाँ पर n मतलब 5, r मतलब 3, तो NPR मतलब n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कहाँ तक लिखे, 5 4 3 ম্যাম 2 तक পুরোটা लिखेंगे। 90 হবে? 90, है 90। और 10p2 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। 10 9 8 तक लिखेंगे, नीचे 8 8 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 90। उसके बाद वाला देखो कितना आ रहा है।
তারপরটা 55,000 না হ্যাঁ 55,440। হ্যাঁ 11, 10, 9, 8 আর একটা 7ও হবে, 7টা লিখতে ভুলে গেছি। এ বাবা এইসব কি সব চলে এলো ভুলভাল। 7, 8, 9, 10, 55,440। बोलो ये तीन चीज समझ में आ गया, ये तीनों सॉल्व जो हुआ, यहाँ पर N10 R2, यहाँ पर N11 R5, जो ये नीचे लिखा हुआ रहता है वो R होता है, जो ऊपर है वो N है। बोलो ये क्लियर है? हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा अब देखो जैसे स्क्वेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हम बता देते हैं, यहाँ से पढ़ के यहीं से कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर बोला है हीरा, हाउ मेनी 3 letter word can be formed using the letter of the word square और हेक्सागन। ठीक है, तो एक स्क्वेयर दिया है, एक हेक्सागन दिया है, ये मेरा दो वर्ड है। ठीक है, इसमें से मुझे क्या बनाना है, वर्ड्स बनाने हैं। कैसे वर्ड्स बनाने हैं, बोल रहा है कि 3 letter वर्ड्स बनाना है यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड। तो ये जितने इस वर्ड में जितने भी लेटर है उसमें से मुझे 3 letter वाला वर्ड बनाना है। तो अगर 3 letter वाला वर्ड बनाना है तो मुझे एट ए टाइम कितना लेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा? 3। 3। 3। तो 3 को क्या बोलोगे, एन या आर? लिखवा दिया है, देख के ही बताओ, सही बताओ, क्योंकि परमुटेशन N। में एन और आर होता है। एन होगा कि आर होगा? जो सिलेक्ट किया जा रहा है एट ए नंबर ऑफ सिलेक्ट R एट ए R टाइम, आर होगा। तो इस केस में भी मेरा R3, इस केस में भी मेरा R3। बोलो ये समझ में आता है N3। कि हम्म, हाँ हाँ। इसमें एन कितना और इसमें एन कितना? एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। बोलो 6 और it is 7। 7। तो अब फॉर्मूले में लगाओ। तो देखो यहाँ परमुटेशन ही क्यों लगेगा वो भी समझो, क्योंकि आगे जाके कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, एग्जाम में तो बोलेगा नहीं कि इसमें परमुटेशन लगाओ कि कॉम्बिनेशन। क्या हम लोग यहाँ पर लेटर को सिलेक्ट करने के बाद अरेंज कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग सिलेक्ट करने के बाद अरेंज ही तो कर रहे हैं। जैसे ये बैट वाला ही देख लो, सिलेक्ट हुआ फिर अरेंज हुआ ना, पहले BAT फिर अरेंजिंग हुआ BTA, तो अरेंज हो रहा है। तो अरेंज होने से नया वर्ड बनना चाहिए, नया चीज बनना चाहिए, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, तब परमुटेशन लगता है। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं पर भी क्वेश्चन में अरेंजिंग बोल दिया है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन के बाद अरेंज होगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होता है, अरेंजिंग नहीं होता है, और होने से भी अरेंज का कोई मतलब नहीं बनता है। वो तो जब आगे जाओगे तब पढ़ने से समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझो कि ये परमुटेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सिलेक्शन भी है, अरेंज भी है, और अरेंज होने से नया चीज बनना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, परमुटेशन में क्या होता है, एनपीआर। एनपीआर का मतलब 6p3, तो 6p3 निकालो और यहाँ पर एन, है बोलो। ওটা 120 হবে প্রথমেরটা। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথমেরটা 120। और ये वाला 210 মানে হুম 210। হুম হুম 210। हाँ। 210, ঠিক আছে। 7, 5, 4, 35 বেস। এই, আবার ভুলভাল লিখে দিয়েছি, 7, 6, 5 হবে, শুধু 7 আর 5 লিখে দিয়ে। 30 × 7, 210 बेस। ठीक है, तो 210 तरीका हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 लोग हैं, ठीक है, कितने तरीके से वो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 लोग हैं, तो
5 लोग ही फोटो लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 लोग फोटो ले रहे हैं या 3 लोग ले रहे हैं, 5 लोग कैसे खड़े होके ग्रुप में फोटो ले सकते हैं। तो पहले सोचो कि हमारा ये अरेंज सिलेक्शन होगा कि मतलब परमुटेशन होगा कि नहीं। परमुटेशन बिल्कुल होगा, हमें 5 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, और अरेंज करने से कंसेप्ट बदल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ ABCDE है, ये 5 लोग है, ठीक है। अब मैंने बोला ABCDE ऐसे खड़े हो जाओ फोटो लेंगे, या फिर मैंने बोल दिया A फिर C फिर B फिर E फिर D ऐसे खड़े हो फिर फोटो लेंगे, तो इसमें कंसेप्ट ऑब्वियसली बदल जाता है, क्योंकि ये फोटोग्राफ जो होगा ये फोटोग्राफ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर A के बगल में C है, यहाँ पर A के बगल में B है, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन और अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो परमुटेशन लगेगा, तो n मेरा कितना है और r कितना है, परमुटेशन का मतलब एन आर का कंसेप्ट आ जाएगा। तो n मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, r मतलब नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्ट एट ए टाइम। तो बोलो कितने थिंग्स है, तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग, बोलो कितने जन है। N5 RO5। RB5, 5 में से 5 लोगों को ही तो लेना है ना, 5 लोग ही तो फोटो लेना चाहते हैं, तो 5P5। तो 5P5 कितना होगा, कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला याद करके करो। वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो NPR वाले से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला याद करने का तरीका अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाओगे। NPN कितना हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से याद होगा। NPN कितना होता है, देख देख के ही करो। NPN n फैक्टोरियल होता है, तो n फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 120। 120, ठीक है। ये भी ना याद हो जाएगा, देखो करते करते कि 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है। अच्छा, एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइजेस बी अवॉर्डेड। तो बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 कैटेगरी में प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। कोई फेयर चल रहा है वहां पर जहां पर 13 एग्जिबिट्स एंटर हुए हैं, मतलब 13 एग्जिबिट्स है, उसमें से जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा उन्हें प्राइज दिया जाएगा। कितने तरीके से प्राइज को हम लोग अवॉर्डेड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब 13 एग्जिबिट्स में देखो, जैसे मान लो कि हम लोग अभी तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, या फिर ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। एक क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट है, तो अब हम एजम्पशन लगा रहे हैं, अच्छा ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, या फिर ऐसा हो सकता है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, या फिर ऐसा हो सकता है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसमें भी मेरा क्या हो गया, सिलेक्शन और अरेंजमेंट सेम इस तरीके से यहाँ भी है। तो बोलो यहाँ पर n कितना है और r कितना है। N13 और R3। R3 होगा, क्योंकि मुझे हमेशा 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे 3 प्लेस दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, ठीक है। तो फिर 13 में से 3 लोगों को लेना है, तो 13P3 तो कितना हो जाएगा, 1716। हम्म 1716। देखो ये समझ में आ गया। हाँ मैम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोल रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट। तो बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट्स है जिन्हें 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ एसोसिएट होना है, मतलब जुड़ना है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एट ए टाइम एक ही स्टूडेंट को ले सकता है, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एट ए टाइम एक ही स्टूडेंट को ले सकता है। तो अब इसमें परमुटेशन क्या लगेगा, तो कौन किसको सिलेक्ट कर रहा है, बोलो यहाँ पर कौन किसको सिलेक्ट करेगा, मतलब क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, या स्टूडेंट्स जो है, बोला है स्टूडेंट्स टू बी एसोसिएटेड, मतलब स्टूडेंट को जाना है, ढूंढना है कि हम किसके साथ एसोसिएट हो, तो फिर उनको सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट को सीए सिलेक्ट करना है। एक्चुअली सीए फॉर्म सिलेक्ट का बात हो रहा है, तो कौन किसको सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को नहीं सिलेक्ट करने जा रहा है, यहाँ स्टूडेंट्स जो है जुड़ने जा रहा है चार्टर्ड फॉर्म से, तो इनके पास 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
अवेलेबल है, लेकिन एक सीए एक ही स्टूडेंट को ले सकता है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, स्टूडेंट लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चार में से, चार चार्टर्ड अकाउंटेंट में से जो है अपने लिए एक फर्म चूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो तो हो गया एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट को चार में से एक फर्म चूज करना है, लेकिन हमें तो पूरा तीन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बोलना है, तो तीन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर भी परमुटेशन हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट करना है फर्म और फिर उसे अरेंज भी कर सकते हैं ना। जैसे मान लो हम लोग ये बोल सकते हैं ये तीन स्टूडेंट है, मान लो हम ये कहना चाह रहे हैं, हैंग हो गया, ठीक है। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं ये तीन स्टूडेंट है, ठीक है, और ये CA1 CA2 CA3 CA4, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो ये A इसके साथ जुड़ सकता है, या फिर इसके साथ जुड़ सकता है, या फिर इसके साथ, या फिर इसके साथ, ऐसे करके, है ना। फिर B जो है इन चारों में से किसी एक के साथ, C जो है इन चारों में से किसी एक के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर N कितना होना चाहिए और R कितना होना चाहिए, ये बोलो। N4 मैम R3। N4 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चार में से तीन सिलेक्ट होगा हमेशा, ठीक है, चार में से तीन, क्योंकि अरेंज हमें उसी हिसाब से करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, जो A स्टूडेंट है वो मान लो CA1 को चूज किया और B ने CA3 को चूज किया, ऐसे करके अलग अलग हो सकता है। तो हमेशा जो है 3 करके हो जाएगा, है ना। तो बोलो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 4, 24। 24। फिर देखो एग्जाम्पल 6, इसमें बोला है कि if 6 times the number permutation of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken at a time, find n। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोल रहा है कि 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time, तो n things taken 3 at a time इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n things taken 3 at a time, जैसे 4 things taken 3 at a time, n things taken 3 at a time, n P3, ये लिख सकते हैं, बोलो। मैम अच्छा, फिर इज इक्वल टू, ये इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है, और इसका 6 टाइम्स बोला है। इफ 6 टाइम्स ऑफ दिस, तो 6 टाइम्स मतलब 6 गुना, ठीक है। इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन पढ़ते हैं ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो उसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड n, अगर ये कंडीशन है तो n निकालो। तो n हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, जैसे मान लो n इक्वल टू 21, n दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं, हम अपने मन से दे रहे हैं n इक्वल टू 20, वैसे मुझे आंसर पता है तो ही हम ऑप्शन दे रहे हैं, n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू मान लो 16, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो तुम लोग को एग्जाम में क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा वैल्यू पुट करना है और चेक करके देख लेना है। जैसे हम ऑप्शन ए से चेक करवा देते हैं, तो देखो n का मतलब अगर 21 हुआ, 21 P3, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। तो 6 इंटू 21 फैक्टोरियल और 21 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 21 फैक्टोरियल, और 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल, ठीक है। और 18 फैक्टोरियल, अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 21, 20 और 19 और 18 फैक्टोरियल, और ये हो गया 18 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और ये हो गया 7 इंटू 21 माइनस 1 P3, तो 7 इंटू 20 P3, तो 7
इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 20 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, और 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो 6, 21, 20 और 19। 47880। और इधर देखते हैं, ओ ये 17 होगा, सॉरी ये 17 होगा ना, माइनस करने से। बोला नहीं तुम लोगों ने, 17 फैक्टोरियल होगा, ये 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल आउट होगा। तो इंटू 140 इंटू 19 इंटू 18, 47880। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के पहले ऑप्शन में ही आंसर रखा है ताकि जल्दी हो। ठीक है, बाकी एग्जाम में देखो हो सकता है कि डी ऑप्शन में गया 21, वो भी हो सकता है, तो तुम लोग को थोड़ा सा मेहनत करके करना पड़ेगा। अभी देखो टाइम लग रहा है, जब सीख जाओगे तो बहुत ही फास्ट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का ये आंसर आ गया 47880। इसका मतलब मेरा आंसर हो गया कि ए का आंसर 21 होगा। बाकी इन्होंने सॉल्व करके किया है, जो कि नेसेसरी नहीं है। इन्होंने इतने आसानी से दिखा दिया है, बट इतने आसानी से नहीं होगा, हमें थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर उस इस तरीके से भी करोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इस तरीके से करने से देखो, ये 6 इंटू NP3, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है 6 दिखा देते हैं। अगर इस तरीके से करोगे, ये 6 इंटू NP3 और 7 इंटू ये रहा N-1 P3। ठीक है, तो 6 इंटू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 7 इंटू N-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा N-1 - 3 फैक्टोरियल, क्योंकि N-R होता है। ठीक है, तो 6 इंटू N फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे, N इंटू N - 1 फैक्टोरियल तक लिख के रोक देंगे, क्योंकि इधर N-1 है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। और नीचे N-3 और N-4 है, N-3 और N-4 में बड़ा कौन, N-3, तो उसको स्प्लिट करेंगे, पहला N-3, दूसरा N-3 - 1, मतलब N-4। ठीक है, और इधर N-4 फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, इधर से बच रहा है 6 इंटू N, ये देखो, और इधर से बच रहा है 7, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से N-3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने से आंसर आएगा। तो ये बड़ा झमेला होता है, मतलब ये तब करना चाहिए जब एक एक क्वेश्चन में मेरा कम से कम 3 to 4 मार्क्स होता है, तब हम लोग ये करते हैं। बट वैसा तो हमारा एग्जाम पैटर्न है नहीं, तो हम लोग वैसा नहीं सीखना चाहते, इसीलिए इस तरीके से करना है। हमें ऑप्शन से कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करना है, वो हमारे काम में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल 6 जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल 7 तो हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, जब हम लोग का परमुटेशन कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल 8 और 9 ये दोनों भी हमारे ऑप्शन से होगा। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल 8, फाइंड N इफ NP3 इक्वल टू 60, तो यहाँ भी हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ये दोनों सिमिलर तरीके का है, तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल 8, ठीक है, NP3 इक्वल टू 60, तो हमें फाइंड एन बोला है। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे, जैसे एन का वैल्यू मान लो हमें दिया हुआ है 5, हम पहले वाले ऑप्शन में आंसर ले रहे हैं ताकि जल्दी जो है हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम में आगे पीछे हो जाएगा, तो डी हो गया नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब 5 से ट्राई करो, 5P3, तो 5P3 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल। अब हम माइनस करके नहीं लिखेंगे, वो हमें ओरली देख लेना चाहिए 5 - 3 कितना आएगा, बार बार लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो 5 4 3 और ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये देखो एग्जाम्पल 8 का मेरा आंसर आ गया। और एग्जाम्पल 9, ये देखो ये वाला भी दिखा देते क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 9 में देखो 56PR+6 is to 54PR+3 equal to 36,800 is to 1.
फाइंड आर, इस क्वेश्चन में बोला है आर निकालो। अब आर का ऑप्शन मान लो है A41, B40, C50 और D नन ऑफ दिस, ठीक है, ऐसे है नन ऑफ दिस। अब मैंने ये भी हम बता देते हैं, मैंने पहले वाले ऑप्शन से ही आंसर ले रखा है ताकि जल्दी हो, ठीक है। अब ये देखो 56P R प्लस 6 मतलब 41 प्लस 6 इज टू मतलब डिवाइडेड बाई 54P R मतलब 41 प्लस 3। अब देखो क्या आंसर होगा, 56P 45, ठीक है, और सॉरी 47 हो गया, और 54P 44 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे करके देखेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 56 माइनस 47, तो ये 9 हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 56 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इनटू ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 54 आ जाएगा, ठीक है। तो 56 50 देखो 56 और 54 सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, तो ये इसमें बड़ा कौन 56 को स्प्लिट करेंगे 54 तक ताकि वो 54 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। और इधर देखो 10 और 9 में बड़ा कौन 10, तो 10 को 10 इंटू 9, ये हो गया 9 फैक्टोरियल और ये हो गया 54 फैक्टोरियल। अब ये मल्टीप्लाई करने से 55 इंटू 10 550 इंटू 56, तो इसका आंसर हो गया 30,800, ठीक है। इसका आंसर 30,800, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो आंसर मेरा आ गया 30,800 इस टू 1, ठीक है। ये 30,000 है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, 30,800 इस टू 1, तो इस तरीके से निकल जाएगा, तो ऑप्शन से आराम से निकल जाएगा, कुछ टेंशन वाला बात है नहीं, ठीक है। फिर आज हम लोग ये 9 तक ही करते हैं, इसके बाद हम लोग 10th में तो एक प्रूफ दिया, उसके बाद फिर से क्वेश्चन है 10 11 12 13, तो ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू। ठीक है सर, बाय। Okay, ma'am. Thank you. Bye.